तो हम खास तौर पर आज बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में मोदी सुनामी की। और लगातार जितने भी बयान भी सुनने को मिले हैं, जो कार्यकर्ता जीत का जश्न मना रहे हैं, तमाम कार्यकर्ता इसका श्रेय दे रहे हैं सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। अमित शाह की अध्यक्षता में जो ये पूरा चुनाव आगे बढ़ा, उसको भी पूरा श्रेय दिया जा रहा है। लेकिन खुद उन्होंने कहा है कि तमाम जो कार्यकर्ता है वो ही इस पूरे चुनाव को लेकर आगे बढ़े हैं, वो ही ड्राइविंग फोर्स रहे हैं। धीरे धीरे करके हम, क्योंकि बाकी राज्यों के भी ट्रेंड की बात करें तो पंजाब एक ऐसा इकलौता राज्य रहा है जहां पर कांग्रेस ने अपनी साख बचाने की कोशिश की है, वरना कांग्रेस के लिए काफी ज्यादा मुश्किल यहां पर होनी जा रही थी कि आखिरकार नेशनल पार्टी के तौर पर वो कहां पर स्टैंड करती है। तो जो आंकड़े हैं वो ये कहते हैं कि 77 सीटों पर कांग्रेस, 22 पर आम आदमी पार्टी और तीसरे नंबर पर शिरोमणि अकाली दल प्लस। यहां पर अनिल आनंद जी भी हमारे साथ हैं। अनिल आनंद जी, आम आदमी पार्टी का जिक्र यहां पर भी करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो हमने देखा है कि कांग्रेस ने यहां पर सत्ता में आई है, वो सरकार बनाने जा रही है, लेकिन एक ऐसी पार्टी जो कि पहली बार नेशनल लेवल पर, वो भी दिल्ली के बाहर चुनाव लड़ रही है। गोवा में हालांकि वो अपनी किस्मत आजमा रहे थे, कुछ खास नहीं हो पाए, लेकिन सेकंड लार्जेस्ट पार्टी बनकर उभरना आने वाले समय में ये किस तरीके का ट्रेंड शो करता है? देखिए, आम आदमी पार्टी ने अपना स्थान एक बना लिया था दिल्ली की बहुत बड़ी जीत के बाद। 70 में से 67 सीटें जीतना, ऑलमोस्ट 100% स्ट्राइक रेट, ये बहुत कम होता है चुनावों में। हाँ, जैसे गुलाम नबी साहब कह रहे थे कि 403 या 416 सीटें 542 में से मिली कांग्रेस को लोकसभा में, लेकिन एक नई पार्टी के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी। मैं मानता हूं कि अगर जीत जाते तो शायद बहुत बड़ा कदम आगे वो ले जाते अगर सरकार बनती, लेकिन मेन अपोजिशन नंबर 2 की पार्टी बनना ये भी कुछ कम उपलब्धि नहीं है। हालांकि उनकी सोच से या उनकी अपेक्षाओं से बहुत कम रहा है ये। और एक बात ज़रूर है कि ये उनके अंदर बहुत एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी ज़रूर बनेगी उनके लिए। उनका जो रथ आगे चल रहा था, जिस तरह से केजरीवाल चाह रहे थे चले, वैसे नहीं चलेगा। वो गुजरात भी जाने वाले हैं, क्योंकि चुनाव जी ने खुद कहा गुजरात कि तो ऑलरेडी स्ट्रेटजी बन रही है, वो ऑलरेडी कर रहे हैं, वो रुकेंगे नहीं, वो जाएंगे। लेकिन अगर जीत होती, अगर सरकार बनती, तो मुझे लगता है गुजरात में ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ जाते, सिर ऊंचा करके जाते। अब कई क्वेश्चन मार्क्स होंगे गुजरात आते आते, उससे पहले दिल्ली में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शंस हैं। मानिए अगर वहां भी, हालांकि अभी तो भारतीय जनता पार्टी तीनों एमसीडीज में रूल कर रही है, लेकिन वहां भी अगर अच्छा नहीं कर पाए तो फिर गुजरात जाते जाते मुझे लगता है या तो बहुत मुशक्कत की जरूरत होगी, ठीक है, या फिर स्ट्रेटेजी बदलनी होगी। ठीक है, यूपी में बीजेपी के ऐतिहासिक जीत पर पीएमओ में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने क्या कहा है, ये सुनिए। उनसे खास बात की जी मीडिया संवाददाता प्रकाश प्रियदर्शी ने। हमारे साथ केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह है। सर, सबसे पहले वेरी कांग्रेचुलेशंस। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भारी बहुमत मिलती दिख रही है। उत्तर प्रदेश में जीत कई मायनों में बेहद खास साबित हो सकती है बीजेपी के लिए, सरकार के लिए आने वाले टाइम में। इस जीत को किस नज़रिए से देखा जाए, किस तरह के संदेश मिल रहे हैं? मैं संक्षेप में ये कहूँगा कि भारत के प्रजातंत्र के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ा है, और ये मैं बात तर्क के आधार पर कर रहा हूँ। वर्तमान भारत 65-70% युवाओं का है, और पहली बार ऐसा हुआ है जो सेंट्रल इंडिया, हार्ट इंडिया में, जहां अक्सर वोट पैटर्न पर जात पात का प्रभाव रहता था, वोटर ने ये साबित कर दिया कि उसमें अभी इतनी क्षमता आ गई है, जात पात, धर्म, मजहब, वर्ग से ऊपर उठ करके विकास के लिए, भविष्य के लिए वोट दे सकता है। और ये इसलिए संभव हुआ कि एक ऐसा नेतृत्व मिला उसे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के चलते, जिसमें विश्वसनीयता है, जिसमें वो अपना भरोसा जतला सकता है। और एक ऐसा हमें राष्ट्रीय अध्यक्ष मिला श्री अमित भाई शाह के रूप में, जो स्वयं भविष्य को देख सकते हैं और ये समझ सकते हैं कि युवा क्या अपेक्षा करता है। और इसीलिए एक दूसरा बहुत महत्वपूर्ण जो दृश्य देखने को मिल रहा है कि वो पीढ़ी दर पीढ़ी परिवार केंद्रित वोट पैटर्न होता था, परदादा के बाद दादा और फिर बेटा, वो जाता रहा। वहीं बीजेपी नेता राजीव प्रताप रूडी ने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में जीत पर खुशी जताई। इस जीत के मायने क्या है बीजेपी के लिए, इस बारे में राजीव प्रताप रूडी से ही खास बातचीत की है हमारे संवाददाता मृत्युंजय कुमार झा ने। हमारे साथ है बीजेपी के नेता राजीव प्रताप रूडी। सर, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये होगा कि जिस तरह से जबरदस्त जीत की तरह बीजेपी आगे बढ़ रही है, इसके पीछे सबसे बड़ी वजह आप क्या मानते हैं? देखिए, जो उत्तर प्रदेश के परिणाम हैं, ये पूरी तौर से देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो कार्यशैली है, उनकी नीति है,
उनकी जो सोच है, उनके काम करने का, लोगों से जो संवाद है और जिस प्रकार से विकास का एक मानक स्थापित हुआ है, मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश के लोगों ने भारत सरकार की नीतियों को एंडोर्स करते हुए कहा है कि अब हम आपके साथ चलना चाहते हैं और यही एक बहुत बड़ी कामयाबी है। क्या आपको लगता है कि यूपी में जातीय समीकरण पूरी तरह से फेल हो गया है? अब जो कुछ भी हुआ हो, परिणाम यह है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और अच्छे विकास उत्तर प्रदेश में हो, उसका एक मैंडेट देश की सरकार के साथ मिला है। तो उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री कौन होगा? चुन करके आपको बता देंगे। तो चलिए, चुन करके मुख्यमंत्री बता देंगे, ये कह रहे राजीव प्रताप रूडी, लेकिन जनता ने बीजेपी को चुन लिया है। एक बड़ा दिलचस्प आंकड़ा मैं प्रदीप जनादित्य आपको देना चाहता हूं, उसके बाद प्रेम शुक्ला में आ रहा हूं। प्रदीप जनादित्य, अमेठी राहुल गांधी की सीट, बीजेपी तो जीती है लेकिन कांग्रेस का हाल मालूम है वहां पर क्या हुआ है सर? चौथे नंबर पर आए हैं आप और आप कह रहे हैं कि नहीं, बहुत नुकसान नहीं हुआ। नहीं, आप जिस तरह के आंकड़े प्रस्तुत कर रहे हैं उस आंकड़ों में आपका देखने का नजरिया दूसरा है, लेकिन मैं ये बात निश्चित रूप से कहूंगा। सर अच्छा, अपना नजरिया बता दीजिए, चौथे नंबर पर रहने का क्या मतलब? हमने जनादेश का स्वागत किया है। नहीं, कहां पे चौथे नंबर? अमेठी में, जहां पर आपकी कैंडिडेट गरिमा सिंह खड़ी थी। नंबर पे कह रहे हैं अमेठी सीट पर राहुल गांधी की कॉन्स्टिट्यूएंसी है सर। एक सीट की बात कर रहे हैं ना? मैं अमेठी खास की बात कर रहा हूं, बिल्कुल उसी की बात कर रहा हूं। निश्चित रूप से आप पांचों की बात कर लीजिए तो 4 में बीजेपी जीती है। आप केवल एक सीट से राहुल गांधी का, अब राहुल गांधी भी अगर अमेठी में एक सप्ताह रुक जाते तो ये स्थिति नहीं होती। देश के प्रधानमंत्री अपने विधानसभा सीटों पर 3-3 दिन रुकते हैं। ये चुनाव केवल एक विधानसभा सीट का नहीं था, एक संसदीय क्षेत्र का नहीं था, ये पूरे प्रदेश का चुनाव था और राहुल जी ने पूरे प्रदेश में और 5 राज्यों में। मैं प्रेम शुक्ला से एक व्यू लेता हूं, फिर मैं आपके पास आता हूं। फिर प्रेम शुक्ला, अगर राहुल गांधी अमेठी में 4 दिन रुक जाते हैं तो आप नहीं जीत पाते। एक सीट के नेता नहीं है। नहीं, अब ये तो आपका कहना है। आप रुकिए प्रदीप जनादित्य उन्होंने जिताई है, प्रदीप जनादित्य राजनीति नहीं होती और अमेठी में चौथे स्थान पर आती है। अमिताभ सिंह का चौथे स्थान पर आना क्या संकेत दे रहा है? गायत्री प्रजापति और उसके बाद बसपा का कैंडिडेट फिर जो है अमिताभ सिंह है। तो ये साफ संकेत दे रहा है कि अमेठी ने कहा कि राहुल गांधी मोदी जी की आंधी आ रही है, आप उड़ गए हैं। अमेठी ने संकेत दिया कि अब पंजाब चले जाइए, अब उत्तर प्रदेश में आपके लिए कोई सुरक्षित सीट नहीं बची है। ठीक है, तो मानते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ चीजें अनिल आनंद, मैं आपके पास आता हूं। मैं प्रदीप जनादित्य रुकिए, क्या मानते हैं कि जिस तरह से गायत्री प्रजापति का मुद्दा उछला, खासकर जो अमेठी सीट पर, क्या मानते हैं ये भी कांग्रेस के लिए कहीं ना कहीं एक वो हुआ, या अमेठी सीट पर अगर कांग्रेस चौथे नंबर पर आए तो उसका क्या मतलब निकाले? देखिए, बहुत सीरियस विषय है। आपने सही कहा, ठीक है, समाजवादी पार्टी ने लास्ट असेंबली इलेक्शन में काफ़ी सीट इसमें से ज़्यादा जीती और लोकसभा इलेक्शन में कांग्रेस को जीता। ये भी एक डायलॉग एक बन गया था कि लोकसभा के चुनाव में राहुल और सोनिया जी जीतती हैं, लोकल इलेक्शन में कभी समाजवादी पार्टी है, लेकिन चौथे नंबर पे आना वो भी अमेठी में, मुझे लगता है ये बहुत चिंता का विषय राहुल और सोनिया गांधी जी के लिए होना चाहिए। इसका एक मुख्य कारण ये है कि एक फॉर ग्रांटेड ले लिया गया है कांग्रेस की तरफ से अमेठी और रायबरेली को। ठीक है, बहुत बड़े नाम है राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी, और परिवार जुड़ा रहा है इन सारे क्षेत्र से, लेकिन लोगों की अपेक्षाएं भी होती हैं। आपको लोगों से जुड़ना होता है। आप कभी कभार जाके 3 दिन का टूर करके आके वापस आ गए, जब आपकी सरकार थी, अगर आप तब इतना कुछ नहीं कर पाए, प्रोजेक्ट्स तो बहुत अनाउंस हुए, अब कहा जा रहा है कि बहुत सारे प्रोजेक्ट नई सरकार ने शेल्व कर दिए हैं, इसलिए ज्यादती हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जुड़ाव की कमी रही है लोगों के साथ, जिसका ये नतीजा देखने को मिलता है। अनिल जी, ये भी समझना चाहेंगे, क्या अब ये कांग्रेस के लिए एक वेकअप कॉल है, नेतृत्व परिवर्तन की क्या बारी आ गई है कि एक ऐसे चेहरे के साथ अब आगे बढ़ा जाए आने वाले चुनावों में जो कि जनता के साथ जुड़ पाए, जैसा कि अभी बीजेपी कर पा रही है? लेकिन स्वाति, हो पाएगा कांग्रेस में नेतृत्व परिवर्तन? तभी तो अनिल से मैं जानना चाह रही हूं। बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। मुझे लगता है इस प्रश्न का जवाब जो है, ये जो मौजूदा नेतृत्व है, इनको अपने कमरे में घर में बैठ के सोचना चाहिए कि क्या वो सक्षम है कि पार्टी को अब आगे ले चले। अगर हैं तो किस बदलाव के साथ वर्कर के सामने आएंगे। सर, जिस तरह से दिग्विजय सिंह का बयान आया, गुलाम नबी आजाद का बयान आया, लगता ही नहीं है कि उनको कोई फर्क पड़ता है इससे। मैं इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि डिसीजन लेने की बहुत कमी रही है पिछले 7-8-10 साल में। मैं अभी आपने पहले सेशन में मैं कह भी रहा था ये बात। अब बाकी बात छोड़ दीजिए, पिछले 15 साल से एआईसीसी में बदलाव होने की बात हो रही है
और आपको 25 से 20 से 25 लोगों की टीम एक नई पैदा करनी है, वहां पे नहीं फैसले हो पा रहे हैं। उसके कुछ कारण भी रहे होंगे, लेकिन उन कारण का कुछ ना कुछ आपको उसका कुछ ना कुछ उत्तर ढूंढना होगा। स्टेटस को में आप कब तक चलेंगे? स्टेटस को में अगर आप चलेंगे तो फिर यूपी के बाद बाकी स्टेट्स आएंगी, वही वहां भी यही हाल होगा। ये सब एक सबसे बड़ी ये जो बीमारी है, जो कमजोरी आई है कांग्रेस में, इसका पिछले 10-15 साल से इनडिसीजन जो है वो फैसला नहीं ले पा रहा। जी प्रदीप जैन आदित्य जी, इसी पर आपसे रिएक्शन लेंगे। ये इनडिसीजन, ये जो एक कह सकते हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ना, इस एटीट्यूड को अब आगे आने वाले टाइम में कैसे बदलेंगे? क्योंकि काफी अलार्मिंग सिचुएशन है पार्टी के लिए अब। इन्हें बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन किया है, लेकिन अगर आप गौर करें, राहुल जी 2007 में जब विधानसभा के चुनाव हुए, उसके बाद 2012 में उन्होंने कैंपेनिंग की और 5% मत हमारा बढ़ा। उस समय 7 पॉइंट था और फिर 2012 में 12% हुआ। अभी वर्तमान में 5 राज्यों में चुनाव हुए और इसके पहले 2009 में लोकसभा की सीटें हम 24 सीटें उत्तर प्रदेश में जीते। राहुल जी के नेतृत्व में हम नीचे की तरफ नहीं गए। जो ध्रुवीकरण के कारण हमारा मत भटका है, वो केवल हमारा नहीं भटका। उत्तर प्रदेश में हम केवल 100 सीटों पर लड़े थे। हम पंजाब में देखें, लोकसभा के बाद हमारा परसेंटेज भी बढ़ा, सीटें भी बढ़ी। उत्तराखंड में 70 सीटें थी, जिसमें 67 सीटों पर बीजेपी असेंबली सेगमेंट में आगे थी। आज उससे कम आई है। मणिपुर हो या गोवा हो, राहुल जी के नेतृत्व में कोई शंका किसी कार्यकर्ता तो राहुल जी के नेतृत्व में शंका पार्टी को नहीं है, ये ऐसा आप बता रहे हैं। जी 2019 में हम देश की सरकार बनाएंगे। ठीक है, प्रेम शुक्ला जी दावा कर रहे हैं कि 2019 में सरकार बनाएंगे, वो भी राहुल जी के नेतृत्व में। नहीं, दावा तो भी 2017 में भी कर रहे थे। नहीं, दावा तो 2017 में भी कर रहे थे। अभी राहुल गांधी दावा कर रहे थे कि मोदी जी को हरा देंगे ना। नहीं, 28 सीट अकेले लड़के पाए थे, 6 सीट पे आ गए। पंजाब में कर रहे थे, दावा ही रह जाएगा, सिर्फ खोखला दावा रहेगा। गोवा और मणिपुर देश में जो है 8.53% आबादी पर ही अब कांग्रेस का राज रह गया है। भारत कांग्रेस मुक्त हो चुका है। 91.47% आबादी पर अब कांग्रेस का राज शेष नहीं बचा है। तो कांग्रेस मुक्त भारत का जो स्वप्न है आदरणीय मोदी जी का, वो राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस रहेगी, तो साकार होने में बहुत समय नहीं है। ठीक है, राहुल गांधी के सपने को साकार होने में बहुत समय नहीं है, लेकिन कांग्रेस का भी नेतृत्व करना चाहते हैं? आप तय करेंगे कांग्रेस में कौन राहुल गांधी का जो नेतृत्व है तो कांग्रेस को मुबारक है। इतना फलदायी नेतृत्व कहां मिलेगा कि कांग्रेस धीरे धीरे 8.5% पे आ गई है। आज नेगेटिव नहीं, आज पॉजिटिव बात करते हैं। सर सुनिए, नेगेटिव बातें हमने कैंपेन के दौरान बहुत बात देखी, तय कर सकते हैं, लेकिन नैरेटिव पे हमने एक बहुत लंबी बहस भी की है। अभी भी कांग्रेस नेगेटिव बात ही कर रही है। नहीं, थोड़ा पॉजिटिव बात करते हैं आगे। कांग्रेस तो नेगेटिव बात आगे थोड़ी पॉजिटिव बात करते हैं। नेगेटिव नैरेटिव तो हमने बहुत देख लिया इलेक्शंस में, और कहीं ना कहीं उसका भी फर्क दिखता है। प्रदीप जैन आदित्य, छोड़ दीजिए आज की क्या बीजेपी करना चाहती है, क्या नहीं करना चाहती है। मेरा एक सवाल है कि राज्यसभा में भी अब आप कमजोर हो रहे हैं, जो आपकी एकमात्र स्ट्रेंथ थी, उसके बारे में कुछ सोचा है? निश्चित रूप से एक जनादेश है, हमें उसे स्वीकारना पड़ेगा और हम राज्यसभा में आने वाले नए सदस्यों का स्वागत करेंगे। हम उनको रोकना नहीं चाहते, हम चाहते हैं जो जनादेश मिला वो सिरोधार है, और जो राज्यसभा में सदस्य बढ़ेंगे उससे कांग्रेस को कोई समस्या नहीं है, हम उनका स्वागत करेंगे। लेकिन जो गलत चीज है उसके खिलाफ हम खड़े होंगे। नहीं, उमर अब्दुल्ला ने एक बढ़िया ट्वीट किया है आज, या ना मिले, और वो टॉप ट्वीट्स में से एक बन सकता है, टॉप ट्वीट्स ऑफ द डे में एक ट्वीट बन सकता है। वो कह रहे हैं एट दिस रेट हमें 2019 तो भूल जाना चाहिए, 2024 की तैयारी करें। तो ये सलाह उमर अब्दुल्ला की कैसी लगी आपको? नहीं, निश्चित रूप से ये उमर अब्दुल्ला जी का अपने व्यक्तिगत बयान है और वो हर दिन ट्वीट करते हैं, और वो क्यों करते हैं इसका जवाब वही दे सकते हैं। उमर अब्दुल्ला कोई कांग्रेस के नेता नहीं है। कांग्रेस के सहयोगी जरूर हैं, आपके साथ सरकार में भी रहे, उनके पिता आपके सरकार में मंत्री भी रहे, तो इतनी जल्दी उनको मत भुला दीजिए। और कहीं ना कहीं एंटी बीजेपी पार्टियां उनको राज भी आती हैं। प्रेम शुक्ला, यही सवाल मेरा आपसे भी है कि क्या वाकई आप लोगों ने मोदी वर्सेस ऑल बना दिया है और 2019 की लड़ाई भी ऐसी लड़ी जाएगी?
देखिए, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस देश की जनता ने जबरदस्त विश्वास प्रकट किया है। अब नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो विरोधी हैं, उनकी जितनी कमी, उन्होंने कहा विमुद्रीकरण, अब मोदी जी साफ हो जाएंगे। विमुद्रीकरण में जनता ने मोदी जी का साथ दे दिया। भ्रष्टाचार हटाने के संबंध में मोदी जी का जनता साथ दे रही है। काले धन के मुद्दे पे जनता साथ दे रही है। आतंकवाद के मुद्दे पे जनता साथ दे रही है। और इन्होंने जितने मुद्दे गिनाए और जिसके आधार पर आदरणीय मोदी जी की घेराबंदी का प्रयास किया, उन मुद्दों पर जबरदस्त पटखनी मिली है। पटखनी के बाद भी गिरे तो भी टांग ऊपर की एक कहावत मुंबई में है, वो गिरे तो भी टांग ऊपर वाली बात कही जा सकती है। और कांग्रेस को कहने का लोकतांत्रिक और संवैधानिक अधिकार है। ठीक है, थोड़ी देर में हमारे साथ स्वाति राज्यसभा के एमपी अमर सिंह भी जुड़ने वाले हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। कल भी हमारे साथ जुड़े थे तो कुछ बड़ी बातें उन्होंने कही थी, और जिस तरह से अमर सिंह पिछले कुछ दिनों से चर्चा में रहे हैं, मेरे ख्याल से उनसे बातचीत बहुत दिलचस्प रहने वाली है। लेकिन उससे पहले अनिल आनंद, क्या यहाँ पर अब समाजवादी पार्टी में फूट के आसार अब ज्यादा बढ़ गए, क्या आपको लगता है? देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग सिनेरियो होगा। जिस दिन भी घर में परिवार अब बैठता है मिलजुल के, मुझे नहीं मालूम क्या फायरवर्क्स होने वाले हैं। क्या शिवपाल रिकॉन्साइल करेंगे अब अखिलेश के साथ बैठना, क्योंकि शिवपाल का हाथ ऊपर होगा। एक जो चीजें वो मुझे नहीं मालूम, अगर शिवपाल मुख्यमंत्री के कैंडिडेट रहते तो क्या यही हाल होता या वो जीत के दिखाते, ये अब हाइपोथेटिकल है। लेकिन एक सिनेरियो था, ये जो जितना रिजल्ट भारतीय जनता पार्टी का आया, हो सकता है फिर भी वही आता, लेकिन शिवपाल का इस सारे रिजल्ट्स के बाद हाथ ऊपर रहेगा। जी जी। अब क्या वो अखिलेश के साथ बैठकर इस चीज को रिजॉल्व करना चाहेंगे? और उसके ऊपर ये है कि जहां इतनी कम सीटें जीती हैं, शिवपाल अपनी सीट जीत गए। हालांकि मुलायम सिंह जी की पुश्तैनी सीट है जसवंत नगर की, ये भी एक उनका वेट बढ़ाने वाली एक जसवंत बात नगर तो वो सीट है जहां से मेरे ख्याल से आधा खानदान जीत चुका है। तो जसवंत नगर पे फिर भी क्रेडिट देना समझ में नहीं आता, लेकिन सुनामी में क्रेडिट नहीं दे रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि एक प्लस पॉइंट वो अपना गिनेंगे इसको भी। जहां इतनी आंधी में सब हार गए, मैंने फिर भी जीत के दिखा दिया। ठीक बात। परिवार के सदस्य भी हारे, बहू शायद ट्रेल कर रही थी, अपर्णा भी शायद हार रही है। तो अब इन हालात में अब शिवपाल कितना रिकंसाइल करेंगे? अब रिकंसाइल उनको करना होगा बैठने के लिए। शायद अखिलेश तैयार हो जाए, लेकिन मुझे लगता है कि अब पलड़ा जो है वो शिवपाल का भारी। पलड़ा यादव हार गई है करीब 34,000 वोट। हाँ, देखिए, तो इसलिए शिवपाल का पलड़ा भारी है। और यही सवाल शायद बीजेपी के लिए पंजाब से निकल के आ सकता है, जो हम कांग्रेस के लिए या समाजवादी पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश के लिए जान रहे हैं। देखिए, कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के लिए पंजाब में कुछ ज्यादा करने को है नहीं। वो उन्होंने अपना खात्मा वहां पे खुद कर लिया। वो बहुत पहले अगर कोई फैसला कर लेते, अलायंस से बाहर निकल आते, तो शायद वो कुछ अच्छा, आम आदमी पार्टी की जगह वो नंबर 2 की अपोजिशन पार्टी होती, अगर रूलिंग नहीं तो। उनके लिए इस वक्त अब ज्यादा कुछ करने को है नहीं, बजाय इसके कि थोड़ी देर चुप रहें। उसके बाद क्या अलायंस के साथ, बादलों के साथ फिर चलेंगे या अलग से दुकान से जाना चाहेंगे, ये अभी थोड़ा समय लगेगा उस डिबेट को शुरू करते।